हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका टर्नर का है, टर्नर ट्रेड का, जो आपका वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो आपका त्रिवेंद्रम में पड़ता है। सो वहाँ का प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं। अब रिसेंटली क्या है, अभी एक आध दो महीने के अंदर में जो है ना पेपर होने वाला है। तो किसी भी एग्ज़ाम को आप यदि देने जाते हो ना, उससे पहले क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके पिछले साल के पेपर हो रखे हैं वीएसएससी के अंदर, उसको मैं जो 6 टोटल सेट हैं आपके वीएसएससी के, तो वो एक दो तो अपडेट कर दिया हूँ, बाकी 4 जो है वो अपडेट हो जाएगा जल्दी। सो आज जो हम करेंगे आपका 2019 का पेपर करेंगे, है ना। जो आपका पेपर हो रखा था 2/6/2019 का है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन पे आपका 4 मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। टोटल जो आपका 320 मार्क्स हो गया है ना। इसमें पोस्ट कोड है 1396 था उस टाइम का, अभी तो चेंज चलो वालू ये क्या है नहीं है। समय हो गया 2 घंटे का है, बाकी ये ऑफलाइन पेपर था तो उसका सारा कुछ आया हुआ है ना। सो ये इस पे सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। ऑफलाइन पेपर था, इसका सील का दे रखा है इसमें, है ना। सील तोड़ने के बाद ही उसका पेपर होता है ना। बाकी ये सारे सारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन से आते हैं ना। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सो इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। तो बाई ए थ्रेड को एक चीज़ और बताना भूल गया, ये आपके जो है पेपर आपका बाईलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। सो आपको यदि लैंग्वेज में इशू होगा, हिंदी में जिनको हिंदी में है तो वो इंग्लिश में तो है ही, और जिनको इंग्लिश में परेशानी है उनका लिए हिंदी में भी है ना। सो पहले मैं क्या करूँगा, हिंदी को पढ़ूँगा या इंग्लिश को पढ़ देता हूँ। पहले हिंदी को भी पढ़ देता हूँ, फिर बाद में उसको इंग्लिश कर दूँगा, है ना। सो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, बाई ए थ्रेड को, उसके बाद खाली स्थान है, के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। तो एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में पूछ रहा है। एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूसेस बाय, तो एक्सटर्नल थ्रेड जो होता है डाई से बनाया जाता है ना। सो आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। टैप जो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए होता है, और लेथ मशीन में जो होता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काटा जाता है, क्योंकि टैप उसमें लगाया जाता है और डाई ये आपका चेजर जो होता है एक्सटर्नल के लिए होता है। लेथ मशीन में एक्सेसरी लगाई जाती है अलग से, उसके बाद करा जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन, लेथ पर शंकुवर्तन को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जाता है। टेपर टर्निंग ऑन लेथ कैन बी, टेपर टर्निंग जो किया जाता है आपका उसमें होता है फॉर्म टूल मेथड होता है, कंपाउंड स्लाइड मेथड होता है, टेलस्टोक ऑफसेट मेथड होता है। तीनों के तीनों होते हैं ना। तो शायद डी जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो सारा का सारा मेथड इस्तेमाल किया जाता है टेपर टर्निंग करने के लिए लेथ मशीन पे, है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सो ये आपका लिख रखा है, निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया उपकरण को पहचानिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इन फिगर। इसका नाम पूछा है। तो ये आपका जो है फीलर गेज है। ये रेंज याद रखना 0.03 से लेकर 1 mm तक, ये रेंज भी पूछा जाता है ना। बाकी ये आपका फीलर गेज है। फीलर गेज कहाँ है, ये आपका सी में है, तो सी जो आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, आरंभिक छेद प्रवेदन का मतलब है। तो मतलब पायलट होल ड्रिलिंग मीन्स, तो पायलट क्या होता है ना, वो गाइड करता है पायलट, है ना। सो ये आपका बी नंबर में लिख रखा है कि स्मॉल होल डायमीटर, सॉरी स्मॉल होल ड्रिल इनटू मटेरियल टू गाइड अ लार्जर डायमीटर। सो आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बड़े प्रवेदन को मार्ग निर्देशित करने हेतु पदार्थ में प्रवेदित छोटा छिद्र होता है। सो पायलट होल वही होता है ना, जो उसको क्या करता है, इसमें ऐसे भी आता है गाइड करने का, तो गाइड करता है उस चीज़ को, है ना। सेकंड जो आपका सही उत्तर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रवेदन ड्रिफ्ट को के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट जो होता है ड्रिल को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो रिमूविंग ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। सबका ये आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मशीन तुर्क को प्रवेदन से हटाने के लिए जो होता है ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर के समान है, 1 mm इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। सबका पहला जो है आपका वही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है, सूक्ष्म मापी में ताला डिबरी लॉक नट के लिए दिया गया है। खालिस्तान, लॉक नट इज इन माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड टू। तो लॉक नट जो होता है जहाँ पे हम मेजरमेंट को कंप्लीट करते हैं उसको लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। वर्कपीस के ऊपर सेट करने के बाद पाठ्यांक को अभिबंध करने के लिए, है ना, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्क पीस, है ना। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, टेपर वाला गेज,
है ना, मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है खालिस्तान। टेपर रिंग गेज है ना, टेपर रिंग गेज का यूज किस लिए किया जाता है, तो एक्सटर्नल टेपर जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है ना। ये आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे। इसका नाम पूछा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है ना, तो सी जो है आपका सही उत्तर है। 10वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो आपका 10वें नंबर क्वेश्चन है, बाम हस्त चूड़ी का मतलब है, लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब क्या है, तो जब उसको राइट घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर की ओर जाएगा, है ना। सो आपका ये ए जो है आपका सही, सॉरी लेफ्ट हैंड का मतलब ना, सो ये हो जाएगा। दूसरा जो है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। जब आप लेफ्ट हैंड घुमाओगे तब वो अंदर की ओर जाएगा, है ना, चूड़ी जो है आगे जाती है ना। जब आप लेफ्ट हैंड मतलब बाम हाथ घुमाओ पर चूड़ी आगे बढ़ती है, वो आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब हो गया। द थ्रेड एडवांस एट बोल्ट इज रोटेड एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका दे रखा है क्लॉकवाइज में, आपका राइट हैंड थ्रेड का मतलब हो जाएगा, है ना। तो आपका बी जो है राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे है, 3 बहु आरंभिक चूड़ी वाले 8x1 mm बोल्ट की लीड क्या होगी, लीड के बारे में पूछ रहा है ना। 3 मल्टी स्टार्ट थ्रेड है, सो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्या पूछा, लीड पूछा है। तो लीड जो होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है, मल्टी स्टार्ट है तो 3 है ना, तो 3 लगाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, है ना। तो यही आपका यही आ जाएगा, 2 तो आपका कम आ जाएगा, तो 3 mm हो जाएगा, है ना। सबका सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम तार का आकार वह है जिसमें चूड़ी खांचे में जब रखा जाए तो वह संपर्क में आएगी। बेस्ट वायर साइज इज द वन विच वन प्लेस इज द थ्रेड ग्रुप विल मेक कॉन्टैक्ट, है ना। तो जब आपका जो उत्तम तार आकार होता है, जब चूड़ी खांचे में आता है, तो वो चूड़ी जब खांचे में घुस जाता है ना, तो उस टाइम पे वो पिच डायमीटर आता है ना। सो आप 12 का जो है बी, ये आपका सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। पिच डायमीटर उससे मेजरमेंट किया जाता है। 3 वायर मेथड का बात कर रहा है। बेस्ट वायर साइज जो होता है वो 3 वायर मेथड में इस्तेमाल किया जाता है ना, और उसमें पिच डायमीटर चेक किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, प्रवेदन में भारण दर पर निर्भर करती है, रेट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग डिपेंड्स ऑन। तो रेट ऑफ फीड जो होता है और ड्रिलिंग किस पे डिपेंड करता है, वो कौन सा मटेरियल है, किस पे, मटेरियल पे। अच्छा, ये सारे के सारे पे हो जाएगा, है ना। फिनिश रिक्वायर्ड कितना है उसके हिसाब से, टाइप ऑफ ड्रिल जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल जिस पर ड्रिल कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सारा का सारा हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर प्रवेदन अति तापित हो सकता है ना, ड्रिल में भी ओवर हीटेड। ड्रिल जो है, आप कीजिएगा, ड्रिल जो है ओवर हीटेड होता है। तो ड्रिल कब ओवर हीटेड होता है उसके बारे में, मतलब अति तापित होता है तो कब होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ड्रिल में हम क्या करते हैं, जब कूलेंट नहीं आता है तब होता है। अच्छा, ये और भी है ना, ड्रिल शार्प नहीं होगा तब भी आपका गर्म होगा, और क्लियरेंस एंगल करेक्ट नहीं है तब भी आपका होगा। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। शीतलन अप्रभावी रहा तो आपका गर्म होगा, प्रवेदन तीक्ष्ण ना होगा तब भी गर्म होगा, और स्पर्शी कोण गलत यदि है उस केस में भी गर्म होगा। तो उपयुक्त सभी जो है आपके आंसर हो जाएंगे। डी जो है सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में tan 2x माइनस √3 इज इक्वल्स टू डी 0 है। तो x का मान पूछ रहा है, x बराबर कितना होगा। सो मुझे लाना कितना है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे भी √3 लेके आना है ना। सो आपका tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। tan 60 का आपका होता है, tan 60 इज इक्वल्स टू होता है √3। हमारा क्या दिया हुआ है, 2x, x का मान पूछ रहा है, तो आपका 30 डिग्री बैठाओगे तो tan 60 हो जाएगा ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। √3 माइनस √3 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। tan 60 कैसे आएगा, यहाँ tan 2x है, उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका tan 60 आ जाएगा ना। 30 डिग्री जो आपका सही उत्तर है, 15 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, नर्लन प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नर्लिंग के ऑपरेशन में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। सो नर्लिंग ऑपरेशन टू बी डन एट हाई स्पीड, ये हाई स्पीड में कभी नहीं किया जाता है ना, ये तो गलत है।
और इसने क्या पूछ रखा है, नॉट ट्रू, मतलब गलत ही पूछ रखा है। तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन, फॉर्मिंग ऑपरेशन, ये भी सही है, सही है। नर्लिंग इज डन ऑन वर्क पीस ऑफ ग्राइंडिंग ग्रिपिंग गुड अपीयरेंस, सही है। डायमंड नर्लिंग इज टाइप ऑफ नर्लिंग, ये भी सही है ना। तो आपका नर्लिंग में कभी भी जो होता है उच्च वेग में नहीं किया जाता है ना, वो आपका ड्रिल के भी 1/3 स्पीड या आधी स्पीड में रहती है और उस पर करा जाता है आपका नर्लिंग ऑपरेशन, है ना। सो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हस्त रीमर को छिद्र में द्वारा ले जाया जाता है, खालिस्तान को भरना है ना। द हैंड रीमर इज गाइडेड इनटू द होल बाय ए, तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग टेपर लीड होता है, उससे क्या होता है, उसको गाइड किया जाता है और उसको होल में सेट किया जाता है ना। और रीमिंग किस लिए किया जाता है, तो होल को फिनिशिंग करने के लिए, और साथ ही कुछ मटेरियल उसको काट के निकालता भी है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, टेल स्ट्रोक को ऑफसेट करते हुए टेपर के वर्तन का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल फॉलोड इन टर्निंग टेपर बाय ऑफसेटिंग द टेल स्ट्रोक। तो ऑफसेटिंग द टेल स्ट्रोक में जो होता है टेपर टर्निंग में, वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। सो उसमें क्या होता है कि जॉब को जो होता है अक्ष को लेथ के अक्ष के सीध में रखकर टूल को लेथ अक्ष के समांतर संचालित किया जाना चाहिए, वो होता है, संचालित किया जाता है ना। सो ये आपका पहले में ही दे रखा है, जॉब अक्ष को लेथ अक्ष के सीध में न रखकर टूल को जो होता है लेथ के अक्ष के समांतर संचालित किया जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, जो जॉब अक्ष होता है उसको लेथ अक्ष के सीध में नहीं रखा जाता है, और टूल को जो लेथ का एक्सिस होता है उसके समांतर रख के संचालित किया जाना चाहिए, है ना। सो यही आपका ये जो है सही आंसर हो जाएगा। द जॉब एक्सिस केप्ट आउट ऑफ अलाइनमेंट टू द लेथ एक्सिस एंड द टूल मेड टू मूव पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, है ना। सो ये जो है राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग आरेखन में आधार काम आता है। डेटम इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्व। डेटम जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्व करता है, वो कैसे करता है, तो वो रेफरेंस लाइन के तौर पे ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट में काम करता है ना। सो ये आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। रेफरेंस इन डिफाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। वस्तु की ज्यामिति परिभाषित करने के संदर्भ में जो होता है डेटम का इस्तेमाल किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, है ना। सो ये जो है राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब केंद्र लेथ का टूल घूर्णन अक्ष से लंब गति पर चलता है तो क्या होता है। व्हेन द टूल ऑफ सेंटर लेथ मूव्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो पूछ रहा है कि जब केंद्र जो होता है, केंद्र मतलब सेंटर लेथ में क्या होता है, टूल जो होता है उसका घूर्णन गति जो होता है बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम पे जो होता है आपका वो फ्लैट सरफेस बनाता है ना। ये आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह एक सपाट पृष्ठ उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूसेस ए फ्लैट सरफेस। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट का भाग नहीं, कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड भी होता है, स्क्वायर हेड भी होता है, टेल हेड कुछ नहीं होता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चूड़ी के व्यास का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तरीका है। तो द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, प्रभावी तरीका नहीं है ना। इन चीज़ों में देखो क्या है ना यार, कभी कभी हिंदी में थोड़े अलग, बाकी ये तो सही लिख रखा है। तो मैं ज़्यादातर कहूँगा आपसे कि जब भी आप चीज़ों को क्वेश्चन पढ़ो ना, तो इंग्लिश को प्रायोरिटी हमेशा देना चाहिए। जहाँ नहीं आपको समझ में आया हिंदी में, वहाँ इंग्लिश पढ़ लिया करो, इंग्लिश में आपको सही लग जाएगा, है ना। इसमें क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू फाइंड इफेक्टिव डायमीटर। कौन सा है जो मेथड नहीं है, तो ये वी ब्लॉक मेथड से आप इफेक्टिव डायमीटर नहीं निकाल सकते। बाकी तीनों के तीनों जो हैं इससे आप इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हैं ना। सो आपको डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें नॉट पूछ रखा है, तरीका नहीं है ना, नॉट पूछ रखा है। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आसंजक आबंधन संधि, है ना। अधेसिव बॉन्डिंग जॉइंट इज, तो आसंजक आबंधन संधि है, उसके बारे में पूछ रहा है। जो अधेसिव बॉन्डिंग होता है वो कौन से टाइप का जॉइंट होता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो अधेसिव बॉन्डिंग जो होता है ये परमानेंट जॉइंट होता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी संधि होती है अधेसिव बॉन्डिंग, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मापन प्रणाली में यादृच्छिक त्रुटियां के कारण है रैंडम एरर
एज अ मेजरमेंट सिस्टम आर ड्यू टू। सो रैंडम एरर जो आता है ना मेजरमेंट सिस्टम में, वो किसके कारण आता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो रैंडम एरर जो होता है वो आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है ना, ये आपका अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। डी में जो दे रखा है अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट होता है। अप्रत्याशित प्रभाव जो होता है वो रैंडम एरर होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रघात प्रतिरोधक इस्पातों में होना चाहिए। शॉक रेजिस्टिंग स्टील शुड हैव, है ना। तो शॉक रेजिस्टिंग स्टील में क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें हाई टफनेस होना चाहिए, है ना। ये आपका हो जाएगा, बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डनेस में क्या होता है, कटिंग एबिलिटी का होता है, लो वियर रेजिस्टेंस ये। सो टफनेस की प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सडन शॉक जो होता है उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। तो बी जो आपका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, सोल्ड्रन में अभिवाह प्रयुक्त करने का उद्देश्य है। सो अभिवाह को फ्लक्स बोलते हैं ना। द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू। तो सोल्डरिंग में जो होता है पर फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है, उसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, तो ऑक्साइड होने से बचाता है ना। सो आपका ये आपका दे रखा है, प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मिंग, है ना। सो ऑक्साइड अभिरूपण को रोकना उसका फ्लक्स का मेन काम होता है। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, कीवे कर्तन के लिए प्रयुक्त छेनी है। द चीजल यूज फॉर कटिंग कीवे। तो कीवे काटने के लिए जो चीजल इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कैप चीजल होता है, और इसी चीजल को आपका क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं ना। सो आपका कैप चीजल जो है राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैट चीजल जो होता है एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए, राउंड चीजल जो होता है इसका इस्तेमाल आपका ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंट का जो होता है स्क्वायरिंग के लिए, स्क्वायरिंग ऑफ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे बिंदु अभिदिशा स्पॉट फेसिंग का प्रचलन है। स्पॉट फेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ स्पॉट फेसिंग जो करा जाता है उसका मेन जो काम होता है, करने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो वो फ्लैट मशीनिंग फेस सरफेस अराउंड द होल बनाना होता है। फॉर किसके लिए, नट बोल्ट और वाशर के लिए। सो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। छिद्र के चारों ओर भित्ति पटल का सपाट मशीनन, फ्लैट मशीनिंग द फेस सरफेस अराउंड द होल, है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, प्लग गेज की गो पासों का व्यास किसके समान होता है। सो गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इज इक्वल्स टू, वो मिनिमम साइज के बराबर होता है ना। सो मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। तो सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, ढिबरी नट के बारे में पूछ रखा है ना। ढिबरी के नीचे स्प्रिंग वाशरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्प्रिंग वाशर आर यूज टू अंडर नट, है ना। किसके लिए, तो स्लैकनिंग ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब वो ढीला ना हो जाए उसके कारण स्प्रिंग वाशर का इस्तेमाल किया जाता है नटों के नीचे, है ना। तो कंपन के कारण जो होता है ढिबरियों के, मतलब नटों के ढीले होने से रोकने के लिए। सो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट स्लैकनिंग ऑफ नट ड्यू टू वाइब्रेशन। स्प्रिंग वाशर के बारे में पूछा है ना, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो वही आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, सार्वत्रिक पृष्ठ गेज के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग आधार कोण की बगल में समांतर रेखा आरेखित करने में सहायता प्रदान करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प टू ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग द डेटा इमेज, है ना। तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, सॉरी गाइड पिन जो होता है वो उस चीज़ को, पैरेलल लाइंस को, मतलब ये डेटम प्रोवाइड करता है जो गाइड पिन्स होते हैं ना। सो आपका 31 का जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सल सरफेस गेज को क्या होता है, हेल्प करता है, मतलब समांतर लाइन खींचने के लिए आपका गाइड पिन, है ना। तो बी जो है राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इस्पात में कार्बन अंश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील, तो उस टाइम में क्या होगा, आपके हार्डनेस आ जाएगा, है ना। ब्रिटलनेस का नहीं दिया, हार्ड होता जाएगा और ब्रिटलनेस भी आता जाता है ना। जितना हार्ड होगा उतना ब्रिटल भी होता जाएगा। तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर पे। ये आपका दे रखा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। सिलेबस में भी नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। सो इसका आप निकालोगे तो ये आपका 2 - 1 हो जाएगा, है ना। 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा आंसर आपका। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 3 होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, है ना। जैसे इसको निकालते हैं ना तो ये आपका dy/dx करके हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन ले रखा है 1 और 2 का दे रखा है, तो 2x dx है ना।
सो इसका कैसे होता है कि आपका निकालोगे तो आपका एक ये निकल जाएगा, एक एक निकल जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, -1 का स्क्वायर कर दोगे, तो आपका 4 - 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा फाइनल आंसर। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये रेयर पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया होगा उस टाइम पे, क्योंकि अब ये है ही नहीं आपका सिलेबस में भी नहीं, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये आपका पढ़ना है 12th में। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन जो है कि लेथ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन किया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन लेथ, लेथ मशीन में कौन सा काम किया जा सकता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेथ में जो होता है इन 4 ऑप्शनों में से ड्राइंग नहीं किया जा सकता है, स्पिनिंग, ये आपका कताई जो है कताई किया जा सकता है ना, कॉइनिंग भी नहीं किया जा सकता है, स्वेगिंग भी नहीं किया जा सकता है। तो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ज्यावार का आकार उसके किससे निर्दिष्ट किया जाता है ना। तो साइन बार इज स्पेसिफाइड बाई इट्स, है ना। तो साइन बार को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, तो जो आपके रोलर्स होते हैं उसके बीच का जो दूरी होता है उससे करा जाता है ना। सो ये आपके 2 रोलर के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उससे आपका स्पेसिफाइड किया जाता है साइन बार का, है ना। सो लेंथ जो होता है ना, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 रोलर्स, बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है माप विज्ञान अनुभाग में मानक तापमान केल्विन पर गेजों को रखा जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच गेज आर केप्ट इन मेट्रोलॉजी सेक्शन इन केल्विन। पूछ रहा है जो गेज होते हैं ना उनको, जो आपका मेट्रोलॉजी सेक्शन होता है या माप विज्ञान अनुभाग जो होता है उसमें कौन से कितने तापमान पर रखा जाता है, वो केल्विन वाला तापमान पूछ रखा है ना। तो केल्विन के पूछ रखा है, तो आपका वो जो होता है ऐसे जनरली आप सेंटीग्रेड में जाओगे, है ना, तो वो आपका 20 डिग्री का होता है ना। उस चीज़ को आप यदि केल्विन में निकालोगे तो आपका आएगा 293 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 273 तो ऐसे हो गया और 20 डिग्री और जोड़ दो तो आपका 293.15 आ जाएगा। बी जो है आपका सही उत्तर है ना। इसका फॉर्मूला ही होता है C/5 इज इक्वल्स टू K-23, 273/5 होता है ना। 5 से 5 कट जाएगा और ये C का मतलब होता है 20 डिग्री, 20 डिग्री के तापमान पे ये माइनस में प्लस आ जाएगा 293.5 हो जाएगा, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का वेल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा शब्द नहीं है। ये आपका बॉन्डिंग जो है आपका वेल्डिंग में नहीं आता है, बाकी फ्यूजन, बीड और पेनिट्रेशन ये तीनों के तीनों वेल्डिंग में आते हैं ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सरपन गेजों को द्वारा समुच्चयित किया जाता है ना। स्लिप गेज आर असेंबल्ड, हाँ, स्लिप गेज को जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो रिंगिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे स्लिप गेज बिल्ड किया जाता है ना, अलग अलग साइज के। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्लिप गेज को सरपन गेज बोलते हैं ना। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। H7G6 फिट है, ये कैसा फिट है, तो ये आपका क्लियरेंस फिट है ना। सो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका ट्रिपेनन के लिए प्रयुक्त एक तरीका है। ट्रिपेनन इज अ मेथड इज़ यूज टू, तो ट्रिपेनन मेथड जो होता है वो आपका होल बनाने के लिए किया जाता है ना, ये आपका छिद्र बनाने के लिए। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जनरेट होल। 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है पृष्ठ गठन के प्रत्येक मापन के उद्देश्य से चयनित परिच्छेदिका की लंबाई को क्या कहा जाता है। द लेंथ ऑफ प्रोफाइल सेलेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर इज नोन एज। तो पृष्ठ गठन के पूछ रहा है, पृष्ठ गठन के प्रत्येक मान के उद्देश्य से जो चयनित परिच्छेदिका होती है, परिच्छेदिका की जो लंबाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो होता है सैम्पलिंग लेंथ बोला जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर आपका क्वेश्चन है आपको एक एल्युमिनियम खंड दिया गया है जिसमें छिद्र प्रवेदन करना है, मतलब थ्रेड बनाना है। टूल निर्माता के कर्तन वेग चार्ट के अनुसार एल्युमिनियम के लिए 77 मीटर प्रति मिनट का वेग प्रयुक्त किया जाना है। 10 वेधन बीट के लिए प्रयुक्त आरपीएम पूछ रखा है। तो ये आपका पाइडियन अपन 1000 का फॉर्मूला लगा दो, ये आपका निकल जाएगा, है ना। आरपीएम पूछ रखा है तो एन इज इक्वल्स टू कटिंग स्पीड हमारा 77 है इंटू 1000 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय पाई का मान जो है 22 और 7 जो है ऊपर चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा 10। तो ये 11 सतह 77 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, है ना। इससे काट दो, ये आपका 100 बार में गया और ये 2 से काट दो तो ये आपका 50 बार में गया। तो 7 सतह 49 इंटू 50 2450 हो जाएगा। तो आपको बी जो है आपका सही उत्तर है ना। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका अर्ध कोण दे रखा है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री है। 1 डिग्री की स्पर्श रेखा का वैल्यू दे रखा है आपका 0.0175 तथा कुल कार्य दैर्घ्य जो है 200 मिलीमीटर युक्त टेपर के वर्तन के लिए अपेक्षित ऑफसेट की मात्रा कितनी होगी। अमाउंट ऑफ ऑफसेट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब टर्निंग टेपर टर्निंग हाफ ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री और इसका वैल्यू दे रखा है 0.0715 एंड टोटल लेंथ ऑफ जॉब दे रखा है वो 200 है ना। सो हम एल इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 200 मान लेते हैं एल बराबर, है ना। और ये 1 डिग्री का जो मान दे रखा है इसको हम 10 1 डिग्री मान लेते हैं। 10 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0175 है ना। तो ऑफसेट जो हमारा होता है वो हमारा होता है लेंथ इंटू 10 1 डिग्री, है ना। तो लेंथ हमारा दे रखा है 200 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.0175, है ना। 17 दूनी 34 35 तो 3.5 आ जाएगा, है ना। ये आपका बी जो है बी आपका सही उत्तर है। क्या निकालना है तो आपका लेंथ दे रखा है 10 थीटा का वैल्यू दे रखा है। ऑफसेट निकालने के लिए आपका लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो 10 1 डिग्री का आपका वैल्यू दे रखा है 0.175 2 से आपको मल्टीप्लाई करो 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10 मतलब 35 आ रहा है। इसमें कितना था ये 2 शून्य से इसको सीधा 2 शून्य यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ से 1.75 को सीधा मल्टीप्लाई करो तब भी आपका आ जाएगा, है ना 3.5। तो बी जो आपका राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका एक 8 इंटू 1 mm की चूड़ी की गहराई कितनी होगी, है ना। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ थ्रेड ऑफ M8 इंटू 1, है ना। तो आपका M जो है 8 ये आपका थ्रेड का साइज़ है और ये आपका एक जो है वो पिच है ना। इसका निकालने के लिए बोला है कि आपका डेप्थ निकालने के लिए बोला है। तो मेट्रिक थ्रेड है तो मेट्रिक थ्रेड का होता है 0.6134 इंटू पिच हमारा कितना है 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.61 ही आएगा। 61 के करीब कौन सा है ये आपका बी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सॉरी बी कह रहा हूँ, ए वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.62 mm। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है आपका स्नैप हेड रिवर्ट की लंबाई के लिए सामान्य सूत्र है। स्नैप हेड रिवर्ट के लिए लंबाई के लिए सूत्र पूछ रहा है ना। टी हो गया रिवर्ट किए जाने वाले संधि की मोटाई और डी जो है वो व्यास है ना। तो जनरल फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ स्नैप हेड रिवेट के लिए जनरल फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है। तो वो जो आपका नॉर्मल फार्मूला होता है इसमें आपका T+1.5 इंटू डी होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्नैप हेड निकालने के लिए। तो टी जो होता है आपका थिकनेस होता है फिर आपका 1.5 डायमीटर से मल्टीप्लाई करो आपका आ जाएगा लंबाई उसका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है एक्स के संबंध में माइनस साइन एक्स का अवकलज है डेरिवेटिव्स ऑफ माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू। देखो ये भी आपका 11 12 का क्वेश्चन है ना। माइनस साइन एक्स है माइनस साइन एक्स इसको आपका dy/dx में करोगे तो ये आपका फिर ये चला जाएगा तो इधर -1 रह जाएगा, है ना। और इधर साइन एक्स चला जाएगा, है ना। सो माइनस dy/dx इज इक्वल टू साइन हो जाएगा, है ना। सो ये फिर चेंज हो जाएगा कोस में आ जाएगा, है ना। सो ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा। ये आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ये चेंज होता है dy/dx इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाएगा, है ना। कोस एक्स हो जाएगा। ये माइनस जो यहाँ पे था वो माइनस यहाँ पे चला जाएगा। सो आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन में है अर्धवृत्त आया जिसका व्यास डी है उसका परिमाप पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो
तो परिमाप जो होता है सेमी सर्कल का वो आपका अच्छा d/2 करके लिख रखा है ना, तो इसका होता है πr² पेरीमीटर है ना, πr/2। सो सेमी सर्कल जो होता है ना, मतलब अर्धवृत्त जो होता है उसका जो परिमाप होता है वो आपका इसमें थोड़ा π4 का रखा है, π3 का रखा है, π2 है, π1 है ना। सो नॉर्मल देखते हैं तो π/2 πr है ना, तो इसमें ये आपका d जो है, d आपका राइट आंसर हो जाएगा, π+4 × d/2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 48 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के दो पाइपों के सिरों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू जॉइन द एंड ऑफ टू पाइप। तो एंड ऑफ टू पाइप का यूज़ करना है तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब दो पाइप को जोड़ना है तो उसमें जो आपका ज्वाइन करने के लिए एंड को जो वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा उसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो आपका स्पॉट वेल्डिंग नहीं किया जाएगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी नहीं होगा, सीम वेल्डिंग भी नहीं होगा, ये आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑफसेट वेल्डिंग करा जाएगा उसके लिए है ना। तो आपका डी जो है सही उत्तर है, दो पाइपों के एंड को जोड़ने के लिए आपका ऑफसेट वेल्डिंग किया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, टर्निंग टाइम घूर्णन समय के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर टर्निंग टाइम। टर्निंग टाइम के लिए जो फार्मूला होता है आपका L/n/n होता है ना, सॉरी F/n होता है। सो आपका ये लेंथ ऑफ कट हो गया और नंबर ऑफ कट हो गया, उसके बाद ये फीड हो गया और ये आपका RPM हो गया। सो पहला जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ कट इंटू नंबर ऑफ कट बाई फीड इंटू RPM। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है 30 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड को मिनट में परिवर्तित कीजिए है ना, पूरा का पूरा में मिनट में ही बताना है। तो सेकंड को हम बता देते हैं, 30 डिग्री लिख रखा है, 1 डिग्री में जो होता है आपका 60 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा है ना, 1800 मिनट हो जाएगा। और 15 मिनट पहले से था तो 1815 मिनट हो जाएगा, और हमारा 30 सेकंड है तो 1815 मिनट 30 सेकंड इसमें बी में है, तो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, आधार छिद्र प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित मेटेड भागों के बीमाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम अंतराल का मान क्रमशः है। तो छिद्र का साइज दे रखा है ये, और ये आपका शाफ्ट का साइज है ना। सो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस पूछ रखा है ना। तो फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ मेटेड पार्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक होल सिस्टम। सो होल का साइज है ये और शाफ्ट का साइज है ये है ना। सो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, होल का लेते हैं मैक्सिमम और उसका लेते हैं शाफ्ट का लेते हैं मिनिमम है ना। सो इसमें होल का मैक्सिमम कितना है, ये आपका है 37.52 है, और इसका मिनिमम जो है 37.45 है ना। तो डिफरेंस जो है हमारा 5 माइक्रोन्स का आ रहा है इसमें है ना। मैक्सिमम क्लियरेंस में 5 आ रहा है, तो 5 एक ही ऑप्शन में है, इसमें डी वाले में है 5 ही आएगा ना, 45 और 7 आएगा है ना, 7 आएगा एक में और एक में 7 इसी में है खाली है ना। सो इसमें 45 और इसमें 52 है, तो 45 और 7 का डिफरेंस है, तो पहले में ही बाकी किसी में 7 है ही नहीं, तो आपका पहला आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्या है, मिनिमम निकल गया सबसे पहले। मैक्सिमम क्लियरेंस ये हो गया 0.07, और मिनिमम के लिए क्या होता है, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, तो इसमें 50 है इसमें 47 है ना, तो 3 का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका ये जो है आपका राइट आंसर है। इसका फार्मूला लगता है, एक फार्मूला बता देता हूँ आपका। मिनिमम निकालने के लिए जो होता है, मिनिमम क्लियरेंस के लिए जो होता है, क्लियरेंस है ना,
इसमें आपका होता है मिनिमम के लिए आपका हो जाएगा मिनिमम होल साइज हो जाएगा, मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम सॉफ्ट साइज, है ना, सॉफ्ट साइज। और मैक्सिमम के लिए क्या होता है, इसका मैक्सिमम, होल का मैक्सिमम और सॉफ्ट का मिनिमम होता है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, ये आपको फिगर दे रखा है और इसमें पूछा है एरिया ऑफ द फिगर सोन इन, पूरा एरिया निकालना है ना। 10 है और 5 है तो एरिया तो हमारा 50 हो गया। अब यहाँ पे ये 4 कट लगा दिए गए हैं ना, उसका भी तो निकालना है हमारा। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरा का, है ना। ये 4 कट का निकालेंगे तो 4 का जो हमारा 10 mm का दे रखा है ना। 10 दाएँ 100, 10 सेंटीमीटर कम करेंगे, 10 mm का है मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा। 1 2 3 और 1 4, 4 घटाएंगे तो 46 हमारा बचेगा, है ना। तो 46 जो है आपका सी में दे रखा है, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एक आयताकार शेप है, इसमें से 4 भाग को काट रखा है। हमारा टोटल का निकालते हैं बिना भाग काटे हुए तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है क्षेत्रफल। इसमें ये 4 भागों को हटा देंगे तो 46 आएगा, तो इसीलिए आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 53 नंबर आपका क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, इसमें पूछ रहा है होल है साफ्ट है होल है, और पी और क्यू क्रमशः फिट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पी जो हो जाएगा आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा और क्यू जो हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा ना, तो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उपयुक्त वर्कपीस में 45 डिग्री कोण को निम्नलिखित संयोजन सेट संलग्नों में से किस में मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है। द एंगल ऑफ 45 डिग्री in the above workpiece can be measured by which of the following attachment of combination set। तो पूछ रहा है जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसके कौन से पार्ट से हम 45 डिग्री का या उससे ऊपर का माप जो है वो ले सकते हैं। तो वो आपका स्क्वायर हेड होता है, उससे हम 45 डिग्री का मेजरमेंट लेते हैं ना। स्क्वायर हेड में आपका 45 और 90 का होता है। सो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका एकल प्रारंभ थ्रेड कर्तन के लिए गियरों के चयनार्थ प्रयुक्त सूत्र है ना। तो फॉर स्केलिंग द गियर फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटिंग द फार्मूला है, मतलब गियर में पूछ रहा है जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटिंग होता है उसमें फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। सो वो जो होता है आपका ड्राइवर बाई ड्रिवन होता है इज इक्वल्स टू पिच टू भी कट होता है, पिच टू भी कट होता है और डिवाइड में होता है पिच ऑफ लीड स्क्रू। तो ये आपका बी में दे रखा है, तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, अगर उपयोग में लाए जाने वाले 200 मीटर लंबी ज्या, मतलब ये ज्या बार साइन बार है ना, साइन बार स्लिप गेज की ऊंचाई और 100 मिलीमीटर है, तो कौन सेट निर्धारित, कौन पूछ रहा है कितना डिग्री होगा, है ना। लंबाई हो गया, मतलब साइन का मान लो, साइन एक्स इज इक्वल्स टू ये हमारा कितना है पी/एच होता है, तो ऊंचाई हो गया 100/200 हो गया लंबाई, है ना। तो काटेंगे तो 1/2 है ना। सबका साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो सी जो आपका सही उत्तर है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है आपका 2.5 मीटर लंबाई के एक मशीन संस्तर को संरेखित करने के लिए 0.2 मिलीमीटर प्रति मीटर की संग्रहिता वाला स्पिरिट लेवल 3 अंशांकन अंकों का विक्षेपण दिखाता है। मतलब 2.5 मीटर का लंबाई है और उसमें जो है 0.2 मिलीमीटर प्रति मीटर की सुग्राहित वाला स्पिरिट लेवल लगा है, जिसमें 3 जो है उसमें अंशांकन है, अंकों का विक्षेप दिखता है। तो संस्तर की क्षैतिज बनाने के लिए मशीन संस्तर के एक छोर पर नीचे रखे जाने वाली वेसिका की मोटाई कितनी, मोटाई पूछ रहा है बेसिकली, है ना। तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। इन ऑर्डर टू अलाइन द मशीन बेड 2.5 मीटर लेंथ है, 2.5 मीटर लेंथ हो गया। स्पिरिट लेवल विथ सेंसिटिविटी ये आपका 0.2 mm पर मीटर है। सोर्स इन डिफ्लेक्शन ये दिखा रहा है। 3 ग्रेजुएशन मार्क है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीम का पूछ रहा है, थिकनेस क्या होगा। प्लेस्ड अंडर वन एंड ऑफ द मशीन बेड मेक द हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एल जो है दिया गया है 2.5 मीटर है ना। उसके बाद आपका
सेंसिटिविटी जो है ये आपका 0.2 है ना। उसके बाद ये 3 ग्रेजुएशन वाला दे रखा है, ये आपका डेटम हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब यदि हमें कुल विक्षेप निकालना है तो हमारा कुल विक्षेप के लिए फॉर्मूला इसको डिवाइड करेंगे इससे, है ना। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, 3 छक 18, 0.6 हो जाएगा, है ना। 0.6 आ जाएगा, ये हमारा कुल विक्षेप जो है वो हमारा 0.6 आ जाएगा। फिर उसके बाद सीम का थिकनेस निकालना है, तो सीम का थिकनेस निकालने के लिए विक्षेप को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। तो 25 छक्का 150 होता है, तो 1.5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो डाउट रहता है इसमें, जैसे अब मैंने कर दिया, आप इसको में कुछ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं वैसे कर दूंगा, है ना। आपको बाकायदा सॉल्व करके दे दूंगा उसी में कमेंट बॉक्स में ही। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आपका है 10 मिलीमीटर पास के एक निश्चित नियमित वर्ग अनुप्रस्थ परिच्छेद छड़ से बनाए जाने वाले बेलन की अधिकतम त्रिज्या क्या होगी। तो बेलन का अधिकतम त्रिज्या पूछ रहा है कितना होगा यदि उसका जो पास हुआ है, मतलब क्रॉस सेक्शन जो है रोड का वो 10 मिलीमीटर है ना। तो उस केस में उसका त्रिज्या कितना होगा। तो इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या है, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो r निकालने के लिए सीधा निकाल दो, d/2 कर दो, तो ये आपका 5 mm आ जाएगा, है ना। सो b जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो रेगुलर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लगा दिया है ना। आप जैसे ये सिलेंडर है ना, सपोज करो ये आपका सिलेंडर है। अब ये कैसा है, ये बन गया है स्क्वायर सेक्शन में, है ना। तो यहाँ ये जो स्क्वायर सेक्शन में बन गया, तो इसकी जो लंबाई होगी वही तो डायमीटर होगी। अब इसने पूछा है कि रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम रेडियस पूछ रखा है, तो मतलब अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी। तो हमारा डायमीटर पता है, मतलब व्यास पता है, तो हमको रेडियस निकालने के 2 से भाग करना है, तो 5 मिलीमीटर आ जाएगा। तो बी जो आपका सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 50 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर आकार के एक सीट से 10 मिलीमीटर और एक 100 मिलीमीटर आकार के कितने आयतीय टुकड़े बनाए जा सकते हैं। सो डिवाइड कर तो सीधा आ जाएगा आपका 50 इंटू 100, है ना। 50, इधर थोड़ा लिख देता हूँ, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो 100 से 100 गया, 10 इंटू 5 50, तो 5 बनाए जा सकते हैं। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर पे। यहाँ पे यदि फीड 350 आरपीएम पर 0.5 मिलीमीटर प्रति घूर्णन है, तो 350 मिलीमीटर लंबी में 50 मिलीमीटर व्यास वाली एक वर्कपीस में एक संपूर्ण कर्तन के लिए अपेक्षित घूर्णन समय टाइम के बारे में पूछ रहा है, मिनटों में कितना होगा, है ना। तो ये थोड़ा जाएगा, मैं इसमें निकालता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ हमारा क्या है, इसमें लंबाई देख लेते हैं ना। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। व्हाट इज़ द टर्निंग टाइम रिक्वायर्ड, टर्निंग टाइम ही पूछ रहा है इन मिनट में। फिर वन कंप्लीट कट ऑन अ पीस ऑफ वर्क 350 मीटर लॉन्ग है, तो एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 350 एंड डायामीटर जो हो जाएगा आपका 50, फीड जो है आपका 0.5 है, और आरपीएम जो दे रखा है 350 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो टाइम बराबर हमारा को क्या हो जाएगा, 1/350 रिवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये टाइम हो गया, है ना। आप नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन में देखते हैं, तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन में हमारा आ जाता है, तो टोटल लेंथ हो जाएगा, और टोटल लेंथ हमारा कितना है 350 है, उसमें डिवाइड करेंगे फीड को, तो 0.5 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 700 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर टोटल टर्निंग टाइम निकालते हैं। टोटल टर्निंग टाइम जो हो जाएगा हमारा, इस 700 में से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, है ना। 700 मल्टीप्लाई 1/350, तो ये आपका 2 आ जाएगा, है ना। 2 आपका बी में दे रखा है, सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसमें आपका सारे वैल्यू पहले लिख लो। एल जो हमारा दे रखा है 350 दे रखा है,
ये आपका एल जो है 350 है, डायमीटर दे रखा है हमारा 50, फीड हमारा दे रखा है 0.5, और हमारा दे रखा है ये 350 जो है रिवोल्यूशन वाला दे रखा है ना 350। हम टाइम यदि निकालते हैं तो 1 बटा रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो रिवोल्यूशन हमारा कितना है 350 है, 350 है। अब हम इसके बाद क्या वो करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं, है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई आ जाएगा डिवाइडेड में, मतलब टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय फीड हो जाएगा, है ना। पर रेवोल्यूशन जो है, पर रेवोल्यूशन में कितना है, ये 0.5 है ना। टोटल लेंथ हमारा 350 है, उसको डिवाइड करेंगे 0.5 से, है ना। ये 0 हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 3500 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 700 से जाएगा, है ना। अब हमारा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गया और टी भी आ गया, मतलब टाइम भी आ गया, है ना। तो टोटल ऑफ टर्निंग, सॉरी, हाँ, है ना। अब टोटल टर्निंग टाइम निकालेंगे, टोटल टर्निंग टाइम निकालेंगे तो इसमें 1 बटा मतलब टाइम और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा जो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो, तो 1/350 इंटू 700, तो इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यही दो जो है आपका 2 मिनट लगेगा, है ना। सो आपका बी जो है आपका राइट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक कूपक का आरेखन बाहरी व्यास को 20h6 घुमाना निर्देशित करता है। मिलीमीटर में कूपक का अधिकतम अनुवदनीय आकार कितना है। तो ड्राइंग ऑफ शाफ्ट स्पेसिफाइज टू टर्न द आउटर डायमीटर ऑफ 20h6, है ना। सो मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर, तो H6 का निकालना पड़ेगा। तो 20 में हम H6 जो होता है उसका जो वैल्यू होता है आपका H6 का जो वैल्यू होता है 0.014 mm होता है ना। इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 माइनस करोगे तो ये 94, 98, 14, तो 86 आएगा, है ना। 19.986 आ जाएगा, तो 19.98 दे रखा है ऑप्शन में, है ना। सो आपका बी जो है, ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये H6 का जो वैल्यू होता है 0.014 mm होता है ना। अब इसका निकालना हमारा कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल साइज़ क्या होगा, तो 20 से हम माइनस करेंगे किसको, 0.014 को, तो आपका आ जाएगा 19.986 आ जाएगा, है ना। तो आपका 98 दे रखा है, तो ये जो है राइट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है, 62 में खालिस्ताने के मापन के लिए आधार आवश्यक है। डेटम इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर, तो डेटम जो होता है मापने के लिए, किसको मापने के लिए आपका डेटम की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो सरफेस रफनेस मापने के लिए आपका एक डेटम लेना पड़ेगा। सो बी जो है आपका पृष्ठ रुक्षता, ये आपका सही उत्तर है। बाकी जो है ये भी चेक किए जाते हैं, लेकिन इसमें ना आपका फ्लैटनेस हो गया या पैरेललिज्म हो गया, एक पॉइंट को लेकर बाकी जरा रेफरेंस लेके वैसे करा जाता है ना। तो 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपको एक एल्युमिनियम खंड को रेत कर चिकना बनाना है, मतलब फाइल करके चिकना बनाना है एल्युमिनियम का। तो निम्नलिखित में से रेती कर्तनों में सबसे उपयुक्त है। तो एल्युमिनियम जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है, स्मूथ होता है, और सॉफ्ट मटेरियल होता है एल्युमिनियम ब्लॉक, और उसको कटिंग और फाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका सिंगल कट फाइल इस्तेमाल करते हैं ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसको फिनिश करने के लिए आपका सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर, ये भी आपका 12th का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है आपका 12th में मिलता है। सो इसको छोड़ देते हैं ना। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 50 छात्रों की एक कक्षा में प्राप्तांक है ना। एक क्लास स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन आ रहे हैं ना, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन आ रहे हैं ना। 50 छात्रों की एक कक्षा में प्राप्तांक है।
तो सबसे ज़्यादा जो है आपका इसमें ला रखा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ना 14 स्टूडेंट हैं जो 37 नंबर ला रखे हैं। तो आपका यही 37 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ना, 65 का ये हो जाएगा, क्योंकि जो 14 स्टूडेंट हैं उनने आपका सबसे ज़्यादा मतलब 37 मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा 14 स्टूडेंट ला रखा है, तो प्रायोरिटी इसी को जाएगी 37 मार्क्स वाले को। तो आपका ये जो है सही उत्तर है ना। अच्छा, सॉरी, इसमें मोड पूछ रखा है ना, बहुलक पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, तो 37 हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका मोड हो जाएगा आपका 37 है ना। मैंने यहाँ तक का देखा, ये आपका क्वेश्चन देखा ही नहीं। सो बहुलक जो है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो आपका बहुलक होता है ना, 37 जो है सही उत्तर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियरिंग स्पेशलिटी रूल का अल्पतमांक है ना, तो लिस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर रूल स्टील रूल का पूछ रहा है। स्टील रूल जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.5 मिलीमीटर होता है ना। सो आपका ये जो है राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक 8 इंटू 1 mm बाहरी चूड़ी के कर्तन के लिए ब्लैंक साइज बाहरी व्यास लगभग है कितना होगा, द आउटर डायमीटर ऑफ ब्लैंक फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ M8/1 इज अप्रोक्सीमेटली। सो ब्लैंक साइज निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारा D-P/10 होता है ना। सो D हमारा 8 हो जाएगा और पिच हमारा 1 दे रखा है, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस ये आपका 0.1 हो जाएगा है ना, तो 7.9 हो जाएगा। तो आपको B जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से का संबंध लेथ से नहीं है, तो फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लेथ। लेथ में क्या नहीं होता है, इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहे हैं। तो ये आपका पंच जो होता है ये लेथ मशीन में नहीं होता है। सेंटर पंच एक आपका मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है ना, बाकी सारे जो होते हैं आपके लेथ मशीन में पाए जाते हैं। सो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, स्क्राइबर से बना। स्क्राइबर जो है किससे बना रहता है उसके बारे में पूछा है। स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो 70 नंबर क्वेश्चन एक मानक प्रवेदन के लिए बिंदु कौन है, तो पॉइंट एंगल ऑफ फॉर ए स्टैंडर्ड ड्रिल मशीन ड्रिल इज है ना। तो ड्रिल जो होता है स्टैंडर्ड ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल जो होता है आपका 118 डिग्री होता है। तो ये सी जो है आपका सही उत्तर है ना। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सॉकेट पेच हेड के आवासन के लिए एक सम गहराई तक छिद्र के अंत को बड़ा करने की क्रिया है। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ होल टू एन इवन डेप्थ फॉर हाउसिंग अ सॉकेट स्क्रू हेड। तो इसके लिए जो होता है काउंटर बोरिंग करा जाता है। सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए जो हाउसिंग बनाई जाती है, जो पहले से किया हुआ और ड्रिल होल है उसको बड़ा करने के साथ साथ एक गिवन डेप्थ में करा जाता है, तो आपका काउंटर बोरिंग में वो चीज़ होती है ना। सो बी जो है आपका सही उत्तर है। आपको इसको याद रखना है, तो एक तो आप ये इवन डेप्थ लिख रखा है इसने, तो गिवन डेप्थ होता है ये है ना। समटाइम मतलब टाइपिंग मिस्टेक होता है, गिवन डेप्थ का होता है, और साथ ही ये आपका लिखा हुआ मिलेगा सॉकेट हेड स्क्रू का, तो उस पर आपका काउंटर बोरिंग करा जाता है। नर्लिंग जो होता है आपका पैटर्न बनाया जाता है, उसमें आपका डायमीटर बढ़ता है ना। स्पोर्ट फेसिंग जो होता है आपका बियरिंग सरफेस देने के लिए नट बोल्ट और जो वॉशर होता है उसके लिए फ्लैट बनाया जाता है सतह को। रीमिंग जो होता है जो ड्रिल होल किया हुआ रहता है उसको फिनिशिंग करना होता है एक्यूरेट साइज में, और थोड़ी मात्रा में जो मटेरियल को है रिमूव करने का काम करता है, उसमें आपका रीमिंग में होता है। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कर्तन तरलों का मूल प्रकार है ना, तो बेसिक फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड आर। तो कटिंग फ्लूइड जो होता है उसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, कूलिंग करने का होता है, और साथ ही जो चिप्स होते हैं उसको फ्लश करने का काम होता है। तो आपका ये नंबर में ही दे रखा है, शीतलन और कर्तन उपकरण के जो सकलन निकल का जो प्रावधान होता है ना, तो कूलिंग और फ्लशिंग चिप्स है फ्रॉम द कूलिंग कटिंग टूल है ना। तो कटिंग टूल से क्या होता है उसको कूल रखने का साथ साथ जो चिप्स निकलते हैं उसको वहाँ से फ्लश करके मतलब बाहर निकालने का काम भी करता है ना। सो आपका ये जो है आपका सही उत्तर है। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 73 नंबर, लेथ के शीर्ष स्टॉक का भाग है, द पार्ट दैट बिलोंग्स टू द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ है ना। हेड स्टॉक में क्या होता है ना, टूल पोस्ट नहीं है, कैरिज भी नहीं होता है, टेंडल स्टॉक भी नहीं होता है, मुख्य स्पैंडल जो होता है आपका हेड स्टॉक का भाग है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिग एक विशेष युक्ति है जो जिग इज ए स्पेशल डिवाइस, तो वो क्या करता है होल्डिंग और
होल्डिंग और गाइडिंग करने का काम करता है कटिंग टूल को, है ना। ये आपका डी में जो दे रखा है, कर्तन उपकरण को ढूंढती है और दिशा भी देती है ना, विच लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेथ के फीड मैकेनिज्म में टम्बलर गियर के लिए प्रदत्त है ना। तो टम्बलर गियर इज इन द फीड मैकेनिज्म ऑफ लेथ इज प्रोवाइडेड। तो लेथ में क्या होता है, टम्बलर गियर दिया जाता है। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, क्यों दिया जाता है टम्बलर गियर? तो वो क्या करता है ना, डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में यूज किया जाता है। तो सी में दे रखा है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चक, है ना। सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि वो ना चक को नहीं करता है, वो आपका लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट का करता है। सो आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जब थ्रेडिंग करते हैं ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको, है ना। सो अग्रक पेंच की दिशा बदलने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो टम्बलर गियर किस लिए दिया जाता है आपका, लीड स्क्रू या फीड शाफ्ट का जो होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, है ना। सो आपका बी सही उत्तर है। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, एक असम वर्क पीस के प्रफलक को घुमाना है तो उस वस्तु को किस पे चढ़ाना होगा। इफ़ यू टर्न द फेस ऑफ एन इरेगुलर शेप वर्क पीस यू शुड माउंट द पीस, है ना। फेस एक इरेगुलर शेप वर्क पीस है, उसको क्या करना है, टर्न करना है ना। यू शुड माउंट ऑन द पीस। कहाँ पे करोगे आपका, उसके लिए हम लगाएंगे मैंड्रल लगाएंगे, है ना। सॉरी क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना थोड़ा सा। इफ़ यू हैव टू टर्न द फेस ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड वर्क पीस, अच्छा ये इसके लिए पूछ रहा है ना, इरेगुलरली शेप वर्क पीस है ना, मतलब जो आपका असमान शेप का एक वर्क पीस है। अब उसको क्या करना है, मुझे टर्न करना है। तो उसके लिए हम कहाँ पे माउंट करेंगे, उसके बारे में पूछ रहा है, किस पे माउंट करेंगे। तो उसके लिए होता है फेस प्लेट होता है, फेस प्लेट में होता है असमान वर्क पीस को उसमें माउंट करके फिर आपका टर्निंग करी जाती है ना। सो आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, स्टील इज एन अलॉय ऑफ। तो इस्पात जो होता है किसका मिश्र धातु है, तो वो आपका होता है आयरन और कार्बन का, है ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर और टीन जो होता है ये आपका ब्रॉन्ज का होता है, और कॉपर और जिंक आएगा वो आपका ब्रास का होता है ना। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनरली गेज आर यूज फॉर। साधारणतया जो होता है प्रमापी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो गेजेज जो होता है किस लिए यूज किया जाता है, सो गेजेज जो होते हैं वो मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, मेजरिंग मास प्रोडक्शन। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेजरिंग इन मास प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका है, इस्पात के पृष्ठ को कठोर बनाने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस बाय विच सरफेस ऑफ स्टील इज हार्डेंड, है ना। तो जो आपका स्टील होता है उसके सरफेस को हार्ड बनाना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका केस हार्डनिंग होता है ना। केस हार्डनिंग में आपका जो सरफेस होता है स्टील का उसको हार्ड किया जाता है, दृढ़ीकरण किया जाता है ना। सो डी आपका सही उत्तर है। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। एक बक्से में 8 लाल 7 नीली और 6 जो है हरी बॉल हैं। एक बॉल को यादृच्छिक रूप से चुन लिया जाता है, इसकी क्या संभावना है कि वह ना तो लाल होगी और ना ही हरी होगी। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी वहाँ का क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में आपका लिख रखा है, इन द बॉक्स देयर आर 8 जो है लाल गेंदें हैं, 7 ब्लू है और 6 जो है ग्रीन बॉल्स है। एक बॉल जो है पिक कर दिया, वहाँ से उठा लिया जाता है, रेंडमली किसी को भी उठा लिया जाता है। आप पूछ रहा है कि उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि मतलब नेदर रेड और रोड मतलब ग्रीन। तो इसमें पहले रेड और ग्रीन का देखते हैं। तो रेड और ग्रीन कितना 8 है और ग्रीन जो है 6 है ना। उसमें से एक उठा लो तो कितना बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन रहने देते हैं ना, वो आपका थोड़ा ये 7 ये थोड़ा डाउटेड है ना। सो इसमें यहीं पे एंड करते हैं।
और वीडियो आपका 80 क्वेश्चन था, 80 का 80 क्वेश्चन हमने देख लिया। उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके 12th लेवल के क्वेश्चन थे, और ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था, है ना। ये आपका सिलेबस में नहीं है शायद, कुछ वो ताश वाले हैं शायद, है ना, तो उसमें शायद वो ये आ जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सॉल्यूशन सही नहीं हो पा रहा है, थोड़ा माइंड में भी नहीं आ रहा है। सो इसमें इतना ही करते हैं, बाकी मैं दूसरा होगा तो आप कमेंट में लिखना, कमेंटों में उसको ढूंढ के मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।